नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एंटी डिप्रेसेंट दवाओं को अचानक से छोड़ देने की वजह से आने वाले विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं और उनको मैनेज कैसे किया जाए। बहुत से लोग जो कि डिप्रेशन के लिए या किसी और मानसिक बीमारी के लिए जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स या ओसीडी या कुछ सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स के लिए जब एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां ले रहे होते हैं जैसे कि एसएसआरआई दवाइयां मतलब सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स वाली दवाइयां जो कि सबसे आम तौर पर दी जाने वाली दवाएं हैं, तो इस तरह की एंटी डिप्रेसेंट दवाओं को जब उन्हें डॉक्टर लेने को कहता है तो कई बार ट्रीटमेंट से डिससेटिस्फाई होकर या ट्रीटमेंट का जब बहुत असर नहीं आ रहा होता या पेशेंट को कुछ साइड इफेक्ट्स आ रहे होते हैं तो ऐसे में कई पेशेंट्स दवाएं लेना अचानक से छोड़ देते हैं, जिस वजह से दवाइयां छोड़ने के कुछ दिन बाद से ही उनको काफी सारी डिस्कंफर्ट और काफी सारे सिम्टम्स आने लगते हैं जिनको कि विड्रॉल सिम्टम्स कहा जाता है। दवा को विदड्रॉ करने की वजह से, छोड़ने की वजह से आने वाले सिम्टम्स। तो इन सिम्टम्स की वजह से कई पेशेंट्स को बहुत डिस्कंफर्ट होता है, बहुत परेशान हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, कई तरह की एंजाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिस वजह से वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, दवा लेने से पहले भी परेशानी थी, दवा लेते टाइम भी कुछ साइड इफेक्ट या कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी और दवा छोड़ने के बाद तो कई बार परेशानी और बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए कि ये जो डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम है जिसे कि कहा जाता है एंटी डिप्रेसेंट डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम या सिंपल एसएसआरआई डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम या एसएसआरआई विड्रॉल सिंड्रोम भी कहा जाता है, अलग अलग तरह से हम नाम इसका देख सकते हैं। तो ऐसे में इन सिम्टम्स को कैसे मैनेज किया जाए या क्या किया जाए जिससे कि ये जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं ये बहुत कम आए या फिर आए ही ना। इस वीडियो में इसी बारे में मैं आपसे बात करूंगा और आपको कुछ सुझाव दूंगा कि कैसे आप एंटी डिप्रेसेंट दवाओं को छोड़ सकते हैं जिससे कि विड्रॉल सिंड्रोम से बचा जा सके। कई सारे शोधकर्ताओं का ऐसा देखना है कि एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां लेने वाले जो पेशेंट्स होते हैं जिन्होंने एटलीस्ट 1 महीने तक दवा ली होती है और उसके बाद वो अचानक से छोड़ देते हैं, ऐसे करीब 20% पेशेंट्स तो कम से कम होते ही हैं। और इसी के साथ करीब 30 से 40% पेशेंट अपने दवा का डोज चेंज कर देते हैं, वो अपनी डोज को कम कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि डॉक्टर हाई डोज दे रहा है, इस वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है और ऐसे में वो अपनी डोजेज कम कर देते हैं। तो इन दोनों वजहों से दवा को छोड़ देना या दवा की डोज खुद ही कम कर देना, आधी या उससे भी कम कर देना, इन दोनों प्रॉब्लम्स की वजह से विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। कुछ एंटी डिप्रेसेंट दवाओं की वजह से विड्रॉल सिम्टम्स ज्यादा आते हैं, कुछ दवाओं की वजह से विड्रॉल सिम्टम्स ना के बराबर आते हैं। कई डॉक्टरों का, कई शोधकर्ताओं का ऐसा मानना है कि विड्रॉल सिम्टम्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि कितने समय के बाद दवा लेना अचानक से पेशेंट छोड़ रहा है। मतलब कोई पेशेंट अगर 3 या 4 महीने बाद दवा लेना छोड़ता है तो शायद उसके विड्रॉल सिम्टम्स अलग टाइप के होंगे या शायद कम सीवियर होंगे। कुछ पेशेंट्स जो 1 महीने बाद ही छोड़ देता है या 15-20 दिन बाद छोड़ देते हैं उसमें कुछ अलग तरह के और कुछ अलग सीवियरिटी के सिम्टम्स होंगे। तो ऐसे सब पेशेंट्स की प्रोफाइल वेरी करती है और ये दवा पर भी डिपेंड करता है। पर इसी के उल्टे कुछ डॉक्टरों का, शोधकर्ताओं का ऐसा मत है, ऐसा ओपिनियन है कि ड्यूरेशन पर डिपेंड नहीं करता, मतलब कितने टाइम से पेशेंट दवा ले रहा था, कितने टाइम बाद उसने दवा छोड़ी, अचानक से छोड़ी या धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी डोज करके छोड़ी, इन सब चीजों पर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड इस बात पर करता है कि दवा की हाफ लाइफ कितनी है। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि एक दवा जब बॉडी के अंदर जाती है तो जितने भी क्वांटिटी में वो केमिकल हमने लिया है, जैसे कि मान लीजिए एसएसआरआई दवाई सर्ट्रेलिन ली, तो सर्ट्रेलिन दवा जो शरीर में जा रही है ये कितने घंटे, कितने हफ्ते, कितने दिनों में जाकर इसकी क्वांटिटी आधी हो जाएगी, ये उसकी हाफ लाइफ होती है। तो कोई दवा जो जितनी जल्दी अपनी हाफ लाइफ को अचीव करेगी, मतलब अपनी आधी क्वांटिटी को अचीव करेगी, उसके विड्रॉल सिम्टम्स ज्यादा आएंगे। मतलब जो पेशेंट ऐसी दवा ले रहा है जिसकी हाफ लाइफ बहुत कम है, कुछ घंटों की है, मान लीजिए 10 घंटों की है, मतलब 10 घंटे के अंदर वो दवा अपनी आधी क्वांटिटी में पहुंच जाती है, तो ऐसी दवा को छोड़ने के बाद पेशेंट को विड्रॉल सिम्टम्स ज्यादा आएंगे। जबकि ऐसी दवाएं जिनकी हाफ लाइफ ज्यादा होती है, मतलब शायद उनकी 60 घंटे 50 घंटे की हाफ लाइफ होती है, करीब करीब 2 दिन 3 दिन तक वो अपनी बॉडी के अंदर क्वांटिटी मेंटेन करती है और करीब करीब 2 दिन बाद उसकी क्वांटिटी आधी होती है, ऐसे में इन दवाओं के
विड्रॉल सिम्टम्स कम देखे जाते हैं। तो इस ओपिनियन पर ज्यादातर शोधकर्ताओं की सहमति होती है, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च में यही देखने में आता है और डॉक्टरों का अपना डेली जो एक्सपीरियंस है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस, वो भी यही बताता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि दवाओं के नेचर पे डिपेंड करता है, दवाओं की ड्यूरेशन पर भी डिपेंड करता है कुछ दवाओं के मामले में, और दवाओं के हाफ लाइफ पर डिपेंड करता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे विड्रॉल सिम्टम्स का नेचर, किस टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं और कितने ज्यादा वो सिम्टम्स आ रहे हैं, ये सब इस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं, पेशेंट की अपनी फिजिकल कंडीशन भी होती है, पेशेंट का अल्कोहल ड्रग इनटेक अगर वो कुछ लेते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, पेशेंट का मेटाबॉलिज्म कितना फास्ट कितना स्लो है, पेशेंट का वजन कितना है, इस पर भी बहुत डिपेंड करता है, और पेशेंट की एज और जेंडर पर भी डिपेंड करता है कि विड्रॉल सिम्टम्स कितने ज्यादा कितने देर तक बने रहेंगे। एक बात यहां ध्यान देने की है, विड्रॉल सिम्टम्स का मतलब यह नहीं होता कि आप उस दवा से एडिक्टेड थे। जैसे कि अल्कोहल विड्रॉल, ड्रग विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, जिसको कि ऐसा माना जाता है कि अगर आपको अल्कोहल की, शराब की लत हो गई है तो किसी दिन अगर आपको शराब नहीं मिलेगी तो आप में विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। ये एंटी डिप्रेसेंट के विड्रॉल सिम्टम्स अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स जैसे नहीं होते, या इसका मतलब सेम नहीं होता, क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट दवाएं एडिक्टिव नहीं होती। अल्कोहल या ड्रग्स जो एडिक्टिव होते हैं उसमें पेशेंट या उसका जो दिमाग होता है वो धीरे धीरे उस अल्कोहल के प्रति एडिक्टेड होता है, मतलब उसके अंदर क्रेविंग पैदा होती है और ब्रेन के अंदर बहुत सारे केमिकल और कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं। जबकि एंटी डिप्रेसेंट दवाओं से ऐसा दिमाग में नहीं होता, ब्रेन के न्यूरॉन्स में या ब्रेन के स्ट्रक्चर में, उसकी जो फिजियोलॉजी है उसके अंदर कोई बड़े बदलाव नहीं आते। तो ऐसे में इन दवाओं की क्रेविंग भी नहीं होती। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप 4 दिन 10 दिन अगर आप एंटी डिप्रेसेंट दवा ले रहे हो और उसके बाद अगर आपने नहीं ली तो आपको क्रेविंग होनी शुरू हो जाएगी कि मुझे एंटी डिप्रेसेंट दवा चाहिए। ऐसा नहीं होता, ये अल्कोहल ड्रग्स के साथ होता है। तो उसमें आने वाले विड्रॉल सिम्टम्स और इस केस में एंटी डिप्रेसेंट के मामलों में आने वाले विड्रॉल सिम्टम्स का नेचर बहुत अलग होता है। इसी के साथ ये जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं ये कोई बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं लाते। ऐसा नहीं है कि ये सालों तक बने रह जाएंगे पेशेंट्स के अंदर, या इनसे कोई बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर किसी तरह की डैमेज हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बस ये डिस्कंफर्टिंग होते हैं, ज्यादा सिम्टम्स हो, ज्यादा टाइम तक बने रहें, ज्यादा इंटेंसिटी में हो, तब ही ये पेशेंट के लिए काफी परेशानी वाले बनते हैं। तो अब बात करते हैं कि किस टाइप के सिम्टम्स अक्सर ज्यादातर पेशेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं जिन्हें कि एंटी डिप्रेसेंट विड्रॉल सिम्टम्स कहा जाता है। सबसे पहले टाइप के सिम्टम आते हैं जो कि फ्लू टाइप के सिम्टम आते हैं, मतलब जैसे बुखार वगैरह हो गया, जैसे कि कोई वायरस का इंफेक्शन होता है, वायरल फीवर में जैसे आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा थकान महसूस होगी, सरदर्द महसूस होगा, शरीर में एनर्जी की कमी महसूस होगी, बहुत ज्यादा पसीना आ सकता है, दर्द रह सकता है शरीर में। इस टाइप के सिम्टम्स देखने में आ सकते हैं। दूसरा टाइप का सिम्टम होता है इंसोम्निया, मतलब नींद में कमी आ सकती है और अक्सर लोगों को रात में भयानक सपने भी आ सकते हैं, बहुत ज्यादा ड्रीम्स कर रहे हैं, ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है। तीसरा आता है नौजिया, मतलब बीमार जैसा महसूस होता है, जी मचलता है और उल्टी जैसा महसूस होता है। चौथे टाइप के सिम्टम होते हैं बैलेंस के इश्यूज आते हैं, मतलब पेशेंट को लगेगा कि चक्कर आ रहा है, सर भारी हो रहा है, कई बार ऐसा लगेगा कि लॉस्ट हो गए, इस तरह का सिम्टम देखने में आएगा। पांचवा टाइप का सिम्टम हुआ सेंसरी डिस्टर्बेंस होती है, जैसे टिंगलिंग सेंसेशंस होगी, मतलब जैसे लगेगा कि जैसे कुछ चुभ रहा है, शरीर में गर्मी सी बनने लग सकती है, जलन महसूस होगी, झटका सा ऐसा लगेगा कि महसूस हो रहा है, कुछ ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। और छठे कैटेगरी होगी इमोशनल सिम्टम्स या इमोशनल कुछ डिस्टर्बेंस दिख सकती है, जैसे कि चिड़चिड़ापन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकती है, बेचैनी सी हो सकती है, कुछ इस तरह के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। बहुत कॉमनली देखे जाते हैं इस तरह के सिम्टम्स। ज्यादातर ये जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं ये बहुत माइल्ड इंटेंसिटी के होते हैं। अगर आराम से अगर धीरे धीरे दवा छोड़ी जाए, मतलब डिप्रेशन या एंजाइटी या जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाने के बाद डॉक्टर धीरे धीरे आपकी दवाई छुड़वा देते हैं, जिसे कहा जाता है कि टेपर ऑफ कर देते हैं, उसकी डोज कम करते 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 कुछ हफ्तों में आपकी दवा खत्म करते हैं, तब भी ये विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं। और उस मामले में इनकी जो ड्यूरेशन है वो 2, 4, 5 दिन तक ही रहती है। अगेन ये दवा के नेचर पे डिपेंड करता है कि कौन सी दवा बंद की जा रही है। किसी किसी केस में
कई बार ये 1 या 2 हफ्ते या शायद 3 हफ्ते भी एक्सपीरियंस में आ सकते हैं, पर ऐसा कम ही देखने में आता है। और ज्यादातर लोग जो आराम से धीरे धीरे दवा बंद करते हैं उनमें 2, 4, 5 दिन तक ही ये सिम्टम्स देखने में आते हैं। पर जो लोग अचानक से छोड़ देते हैं उनके ये सिम्टम्स मॉडरेट से सीवियर इंटेंसिटी के हो सकते हैं और कई हफ्ते और कुछ महीने भी ले सकते हैं दूर जाने में। एक बात यहां पर ध्यान दें कि डिसकंटिन्यूएशन का मतलब रिलैप्स नहीं होता। कई लोगों को लगेगा कि दवा छोड़ने से उनका डिप्रेशन वापस आ गया। एंजाइटी ओसीडी में अगर आप दवा ले रहे हैं एंटी डिप्रेसेंट वाली, तो आपको लगेगा कि दवा छोड़ने के बाद आपका ओसीडी वापस आ गया या एंजाइटी वापस आ गई। ऐसा नहीं होता। ये जो डिसकंटिन्यूएशन सिम्टम्स होते हैं ये रिलैप्स नहीं होता। सबसे बड़ा जो फर्क होता है डिसकंटिन्यूएशन और रिलैप्स में वो ये होता है कि डिसकंटिन्यूएशन में कुछ ही दिनों में आपके कुछ एंजाइटी और ये जो सिम्टम्स बताए ये लौटते हैं या एक्सपीरियंस होते हैं, जबकि रिलैप्स में कई हफ्ते महीने लग जाते हैं इन सिम्टम्स को वापस आने में। तो इसलिए अचानक से अगर आप कोई डिस्टर्बेंस महसूस कर रहे हैं अपने मूड, इमोशंस, फिजिकल एनर्जी और सब में, वो रिलैप्स नहीं है, वो डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम है। डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम में अक्सर फिजिकल सिम्टम्स ज्यादा महसूस होते हैं, जैसे कि चक्कर आना, बीमारी जैसा, उल्टी जैसा महसूस होना, थकान, शरीर में बहुत ज्यादा टायर्डनेस महसूस होना, एनर्जी की कमी महसूस होना, शरीर में दर्द होना। कुछ ऐसे सिम्टम्स ज्यादा महसूस होते हैं जैसे कि बेचैनी और रेस्टलेसनेस, जबकि रिलैप्स में इस तरह के फिजिकल सिम्टम्स पहले नहीं रिटर्न करते। फिजिकल सिम्टम्स लेट डेवलप होते हैं और मूड और थॉट के चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस पहले देखने में आते हैं। तो अगर आप डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के बाद आपको कुछ दिन तक अगर मान लीजिए दवा छोड़ने की वजह से बहुत फिजिकल प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, चिड़चिड़ापन और एंजाइटी भी फील हो रहा है, जो कि मूड इमोशनल सिम्टम्स होते हैं, ये विड्रॉल सिम्टम्स हैं, ना कि ये रिलैप्स है। क्योंकि रिलैप्स में आप काफी टाइम तक एक अच्छी कंडीशन में रहते हो, उसके बाद धीरे 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 आपके मूड में, थॉट्स में चेंजेस आने लगते हैं, फिर आपके अंदर दोबारा से ये फिजिकल सिम्टम्स डेवलप होते हैं। जबकि यहां पर एक्यूट लेवल पर, मतलब अचानक से एकदम से बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, तो ये डिसकंटिन्यूएशन वाले सिम्टम्स हैं अगर फिजिकल नेचर के हैं सिम्टम्स तो। और साथ ही अगर आपको डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम हुआ है, आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता रुकोगे, मैक्सिमम सिम्टम्स अपने आप चले जाएंगे। जबकि रिलैप्स के मामले में वो सिम्टम्स कम नहीं होते, वो बढ़ते जाते हैं और नए नए सिम्टम्स आते जाते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है। इसलिए अगर आप कुछ दिन रुकोगे और आप देखोगे कि आपके सिम्टम्स चले गए, तो वो विड्रॉल सिम्टम्स थे, तब आप ये नहीं कहोगे कि दवा छोड़ने से आपका डिप्रेशन बढ़ा और फिर डिप्रेशन कम हो गया। नहीं, डिप्रेशन कम हुआ था, विड्रॉल सिम्टम्स आए और विड्रॉल सिम्टम्स चले गए, ना कि डिप्रेशन आया और फिर वो वापस चला गया। तो ये थोड़ा सा देखने समझने की चीजें हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पर देखने में आती है चीज कि डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम के जब एक्सपीरियंसेस हो रहे हो, सिम्टम्स आ रहे हो, तो उस केस में अगर आप दोबारा से अगर आप एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां लेना शुरू करते हैं तो वो इमीडिएटली चले जाते हैं। 1 दिन 2 दिन के अंदर चले जाएंगे। इनफैक्ट ज्यादातर लोगों को कुछ ही घंटों में वो सारे सिम्टम्स एक्सपीरियंस होने बंद हो जाते हैं। जबकि रिलैप्स के केस में अगेन आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता 4 हफ्ते का टाइम लग सकता है उन सिम्टम्स को जाने में, क्योंकि तब आपकी वो बीमारी है जो वापस लौटी है, पहली बार की तरह दोबारा से उस सिम्टम को जाने में टाइम लगेगा, क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट दवाओं को दिमाग में काम करने में 4-6 हफ्ते लग सकते हैं। इसीलिए रिलैप्स के मामले में देरी से सिम्टम जाते हैं, जबकि डिसकंटिन्यूएशन वाले सिम्टम एकदम से जा सकते हैं अगर दवा दोबारा शुरू की जाए तो। आइए अब मैं आपको कुछ टिप्स, कुछ सजेशंस देता हूं कि कैसे आप ये डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम के जो सिम्टम्स हैं इनको मैनेज कर सकते हैं। यहां मैं दोनों टाइप के पेशेंट्स की बात कर रहा हूं, वो लोग जो कि धीरे धीरे दवा कम करके दवाइयां छोड़ते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो अचानक से दवाइयां छोड़ने का सोचते हैं या छोड़ चुके हैं। दोनों टाइप के लोगों के लिए ये जो सजेशंस हैं ये काम आएंगी। भले ही आप डॉक्टर की गाइडेंस में छोड़ें, क्योंकि तब भी आपको सिम्टम्स डिसकंटिन्यूएशन वाले एक्सपीरियंस होंगे, और अचानक से छोड़ते हैं तब भी एक्सपीरियंस होंगे। सबसे पहली चीज, अपना जो आपका शेड्यूल है, टाइमिंग है जिस पर आप दवा लेते हैं, उस पर अड़े रहें, उसको फॉलो करते रहें। कई बार कुछ दवाइयां होती हैं जिनके मामले में कुछ घंटे भी अगर आप लेट हो जाते हैं उनकी डोज को लेने से, तो आप में विड्रॉल सिम्टम्स एक्सपीरियंस हो सकते हैं।
जिनमें एक सबसे कॉमन दवा होती है वेनलाफेक्साइन। ये दवा बहुत जल्दी बॉडी से निकल जाती है और इसके विड्रॉल सिम्टम्स एकदम से आ सकते हैं, ज्यादा आ सकते हैं। तो थोड़ी भी अगर आप देर की आपने अगर इस दवा को लेने में, तो आप बेचैनी और ये सारे जो सिम्टम्स थे ये महसूस कर सकते हैं। इसलिए अगर रेगुलर डोज रेगुलर टाइम पर लेते रहेंगे तो इस तरह के जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं उनका एक्सपीरियंस नहीं होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप हुई कि जब आप दवा छोड़ रहे हैं तो आप अपनी दवा बदलकर छोड़ सकते हैं। मतलब आपका डॉक्टर अक्सर ऐसा ही करता है कि वो जब आप धीरे 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 आपकी दवाइयां बंद कर रहे होते हैं तो वो अक्सर ऐसी दवाइयां आपको दे देते हैं जो कि एंटी डिप्रेसेंट ही होती हैं, पर जिनकी हाफ लाइफ ज्यादा होती है। उससे होता यह है कि अगर आपके डिप्रेशन के सिम्टम्स को कम करने में वो एक ऐसी दवा दे रहे थे जिसको विड्रॉ करने से सिम्टम्स ज्यादा आते हैं, तो जानते हुए कि अगर वो धीरे धीरे इसको कम भी करेंगे लो डोज पे तो भी विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं, तो ऐसे में वो क्या करते हैं, धीरे धीरे आपकी दवा स्विच कर देते हैं, दूसरी दवा देने लगते हैं जो कि लॉन्गर हाफ लाइफ वाली है। मतलब जिसमें छोड़ने के बाद भी विड्रॉल सिम्टम्स कम आएंगे या नहीं आएंगे। तो ऐसे में एक सेफर तरीके से डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि कैसे आप धीरे धीरे ये दवा छोड़ें। और यहीं पर लोग चूक कर जाते हैं। ऐसी दवाइयां जो ले रहे हैं वो, और ज्यादातर दवाइयां एंटी डिप्रेसेंट ऐसी ही हैं जिनकी हाफ लाइफ कम ही होती है, कुछ घंटों की ही होती है। जब वो ये दवाइयां लेने एकदम छोड़ देते हैं, उनको पता नहीं होता कि इससे क्या प्रॉब्लम होगी, किस तरह की प्रॉब्लम होगी। कोई टॉफी चॉकलेट नहीं है कि बस आप कुछ दिन खा रहे थे, आपके दांत सड़ जाएंगे तो आपने छोड़ दी खानी तो सब ठीक हो गया। यहां दिमाग का मामला इन्वॉल्व होता है, इसलिए शरीर दिमाग पूरी तरह से प्रतिक्रिया देता है जब ये दवाइयां छोड़ी जाती हैं। तो ऐसे में जो लोग शॉर्टर हाफ लाइफ वाली दवाइयां छोड़ देते हैं वो यही चूक जाते हैं कि अगर डॉक्टर होता तो वो किसी और तरह से आपकी दवा छुड़वाता। शायद वो आपको ऐसी दवा देता पहले जब आपको दवा छुड़वानी थी जिससे कि आपके विड्रॉल सिम्टम्स ना आते। तो डॉक्टर जब आपको दवा देता है तो कुछ सोच कर दवा देता है। डॉक्टर जब आपको आपकी कंडीशन को समझकर दवाइयां दे रहे होते हैं वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि आपको किस तरह के सिम्टम किन दवाओं से आ सकते हैं या जा सकते हैं। इसलिए डॉक्टर को ही जज करने दिया जाए, डॉक्टर ही इस बात का निर्णय लें, आप ना लें। ऐसी कौन सी दवाइयां होती हैं जिस पर ज्यादा आसानी से स्विच किया जा सकता है? एक दवा जो सबसे ज्यादा कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती है लास्ट के स्टेजेस पर जब आपको दवा देनी छोड़नी है, वो होती है फ्लुओक्सेटिन। फ्लुओक्सेटिन की हाफ लाइफ करीब 4 से 6 दिन तक की होती है। मतलब अगर धीरे 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 से बंद किया जाएगा तो बॉडी आसानी से टॉलरेट कर लेगी, आसानी से एडजस्ट कर लेगी, क्योंकि कुछ खासे विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे ही नहीं। इस दवा की डोज को, क्वांटिटी को बॉडी में आधे लेवल पर पहुंचने में 4, 5, 6 दिन लग जाएंगे। तब तक आपकी बॉडी इजीली एडजस्ट कर चुकी होगी, इसलिए ज्यादा डिफिकल्टी आप फेस नहीं करोगे। तो जैसा पिछले पॉइंट में बताया, वेनलाफेक्साइन दवा अगर आपको दे रहा होगा डॉक्टर, तो वो छुड़वाने के टाइम पर वेनलाफेक्साइन को धीरे धीरे कम करेंगे और फिर फ्लुओक्सेटिन देना शुरू कर देंगे और फिर धीरे धीरे सिर्फ फ्लुओक्सेटिन देंगे और दवा बंद हो जाएगी, विड्रॉल सिम्टम्स ना के बराबर आएंगे। इसलिए ये गलती ना करें कि आप दवा अपने आप अचानक से छोड़ें, धीरे धीरे ही छोड़ें। मतलब कि जैसा डॉक्टर करते हैं अचानक से दवा बंद डॉक्टर भी नहीं करते। ये नहीं कि एक दिन आप जाएंगे और कहेंगे मेरा डिप्रेशन ठीक हो गया और अगले दिन डॉक्टर कहेगा चलो छोड़ दो दवा लेना। ऐसे नहीं होता। जो साइंटिफिक मेथड होता है, एक्चुअल प्रैक्टिकल जो तरीका होता है वो यही होता है कि आपकी दवा की डोजेज धीरे धीरे कम की जाएगी। जितना आप ले रहे हैं उससे 75% करेंगे, 50% करेंगे, 25% करेंगे, धीरे 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 डोजेज कम होते होते आपकी दवा बंद कर दी जाएगी। तो इसलिए अपने आप दवा छोड़ने की गलती ना करें, ना ही किसी को ये सलाह दें। ये निर्णय डॉक्टर लेता है कि आपकी दवा किस तरह से कम की जाए। मतलब कितने टाइम से आप दवा ले रहे हैं, कितने आप बीमार थे, कितने सीवियर आपके सिम्टम्स थे, क्या आपका रिलैप्स का चांस हो सकता है, कितनी आपकी कोमॉर्बिडिटी है, मतलब डिप्रेशन के अलावा और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। सब चीजों को ध्यान में रखकर डॉक्टर एक पर्टिकुलर डोजेज से दूसरी डोज की तरफ जाता है और धीरे धीरे आपकी दवा कम करता है। सारे डिसीजन डॉक्टर ले तो ही बेस्ट है। तो डॉक्टर्स पर फेथ करके ही आप दवा छोड़ने की तरफ आगे बढ़ें और धीरे धीरे ही छोड़ें दवाइयां। एक नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अक्सर लोग नहीं समझते पर बड़ी जरूरी चीज है, वो ये कि मान लेते हैं कि आप डॉक्टर के हिसाब से नहीं अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। ऑब्वियसली आप डिसीजन मेकर हैं, आपको पता है कि आपको क्या दवा लेनी चाहिए क्या नहीं, किस टाइप का ट्रीटमेंट आप लेना चाहते हैं, डॉक्टर की दवा पर असर कर रही है नहीं कर रही है, आप जजमेंट लेंगे, आप डिसीजन लेंगे।
अगर आप दवा छोड़ना भी चाहते हैं तो डॉक्टर से जाकर ही रिक्वेस्ट कीजिए कि ये जो दवा आप मुझे दे रहे हैं, ये दवा मैं अब आगे नहीं लेना चाहता या नहीं लेना चाहती, मैं आपके एलोपैथिक ट्रीटमेंट में या आपकी दवाओं में इंटरेस्ट नहीं रखती या नहीं रखता, किसी भी तरह से आपका फेथ नहीं है, आप ट्रस्ट नहीं करते या आपको ये मेडिसिन इफेक्टिव नहीं लग रही, आप खुद डॉक्टर के पास जाए, रिक्वेस्ट करें कि आप मुझे अब इस दवा से धीरे धीरे बाहर निकाल दो। ये टेक्निक, ये तरीका शायद ही लोग इंप्लीमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ इस तरह से लोग पेशेंट्स डॉक्टर्स के पास जाकर ऐसी रिक्वेस्ट नहीं करते। शायद डॉक्टर नाराज हो जाएगा, डॉक्टर जोर जबरदस्ती करेगा, डॉक्टर कुछ सुना देगा, बोल देगा, डॉक्टर डांट देगा, या कहीं ना कहीं हमें भी हिचक होती है कि ये बातें डॉक्टर के पास जाके कैसे बोलेंगे। जबकि ये करा जा सकता है अगर आपके डॉक्टर आपको अच्छे से सुनते हैं, आपको समझते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स पर उन्होंने काफी ध्यान दिया है, आपके लिए एक पॉजिटिव अच्छा रवैया रखते हैं, तो आप डॉक्टर से खुद ही रिक्वेस्ट कीजिए और कहिए मुझे इससे बाहर निकाल दो, मैं किसी और तरीके से डिप्रेशन दूर करना चाहता हूं, मैं थेरेपी से दूर करना चाहता हूं, मैं लाइफस्टाइल चेंजेस लाकर दूर करना चाहता हूं, मैं डाइट में और अपने योगा मेडिटेशन के रास्ते से दूर करना चाहता हूं। भले ही ओसीडी हो, एंजाइटी डिसऑर्डर हो या डिप्रेशन हो, आप डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके भी छुड़वा सकते हैं दवाइयां। इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं होगा ज्यादातर पेशेंट्स के लिए, क्योंकि डॉक्टर भी जानता है कि आपका डिसीजन, आपका जजमेंट, उसी को रिस्पेक्ट करना डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, कभी कभी ये हो सकता है किसी किसी केस में आप दवा छोड़ना चाह रहे हो किसी एक डॉक्टर की, आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाइए और उस दूसरे डॉक्टर से दवा चेंज करवा के, मतलब वो डॉक्टर भी डिसाइड करेगा कैसे चेंज करना है, तब आप धीरे 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 एक डॉक्टर की दवाओं से हटके दूसरे डॉक्टर की दवाओं पर आए और फिर उस डॉक्टर की दवा से देखिए कि ट्रीटमेंट कैसे इफेक्टिव होता है, कितने टाइम में किस तरह का असर लाता है। ये भी एक असरदार तरीका हो सकता है। तो पहले पूरा इन एंटी डिप्रेसेंट और साइकेट्रिक ट्रीटमेंट्स को पूरा ढंग से एक्सपीरियंस कर लें, पूरा ट्रीटमेंट लेने के बाद डिसाइड करें कि छोड़ना है नहीं छोड़ना है। अपने आप छोड़ने की गलती मत कीजिए, धीरे धीरे छोड़ना ही सबसे बेस्ट होता है। सेफर मेडिसिन जिनकी लॉन्ग हाफ लाइफ होती है, उनकी तरफ जाकर उनको लेकर धीरे धीरे छोड़ने वाला तरीका ही बेस्ट होता है विड्रॉल सिम्टम्स को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब दवा छोड़ने का प्लान बना रहे हो, अपने लाइफस्टाइल में, रूटीन में, एक्टिविटी लेवल्स में एक बड़ा बदलाव ले आए। मतलब एक्सरसाइज रेगुलरली करना शुरू कर दें, सोशलाइज करने की आदतें डालें, अपनी नींद अच्छी करें, अपनी रूटीन सेट करें। ऑब्वियसली आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, परेशान हैं, ये सब चीजें तो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड होंगी, पर अगर डिप्रेशन का ट्रीटमेंट लेते टाइम आपने इन सब एरियाज पर काम किया है और धीरे 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 अपना लाइफस्टाइल, अपनी थिंकिंग, अपने बिहेवियर्स में चेंज लाए हैं, तो भी दवा से स्विच करना, दवा से हटना, दवा को डिसकंटिन्यू करना आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और चांसेस बहुत अच्छे हैं कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ दवा धीरे धीरे छोड़ते हैं, भले ही डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बीच में छोड़ रहे हैं, जैसा मैं कह रहा था, खुद डॉक्टर से कहकर इलाज छोड़ रहे हैं, तो भी आपके लिए एक अच्छे लाइफस्टाइल की मदद से दवा छोड़ना आसान होगा। डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम काफी कम एक्सपीरियंस होगा आपको। तो ऐसे में कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस ट्रीटमेंट को, मतलब एंटी डिप्रेसेंट के ट्रीटमेंट को जब आप छोड़ना चाह रहे हैं तो किधर उसको स्विच करना है, एक नया ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, पहले उसकी प्लानिंग कर लें। चाहे वो दूसरे डॉक्टर की दवा हो, चाहे वो जैसे बताया लॉन्ग हाफ लाइफ वाली दवाएं हो जो कि अगेन डॉक्टर डिसाइड करेगा, या लॉन्ग हाफ लाइफ ना भी हो, किसी और डॉक्टर की दवाएं लेना चाह रहे हो वो भी ठीक है, या कोई और दूसरा ऑल्टरनेटिव नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट आप अपना रहे हो, दोनों केसेस में आपको पहले दूसरे ट्रीटमेंट को प्लान करना पड़ेगा, तब आप दवाओं से धीरे 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 दूर हो, झटके से, अचानक से मत छोड़ें। तो ये जो पूरी वीडियो में जानकारी दी, अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत कम वीडियोस ऐसी हैं यूट्यूब पे जो इस टाइप की जानकारी आपको देती हैं, और मेरी दी गई जानकारी पूरी साइंटिफिक, वैलिड और रिसर्च बेस्ड होती है। तो इसलिए इस इंफॉर्मेशन पर बिलीव करके समझें, इसको जानें और सही डिसीजंस लें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।